Hello everyone. Students, last video lecture we started the business services chapter in which we have discussed about the types of business services. For example, we have discussed about the banking, insurance, communication, warehousing and transportation. In this video lecture, we are going to start the next topic, that is banking and types of bank accounts and what are the banking services which bank generally renders to the business firms. Students, बैंकिंग कंपनी कौन सी कंपनी होती है? बैंकिंग कंपनी इज ए कंपनी विच जनरली एडवांसेस द लोन्स एंड एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक. यानी कि बैंक के मेन दो ही फंक्शन होते हैं. फर्स्ट इज एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स, जो भी लोग हमारे पास पैसा जमा करने आते हैं उनका पैसा हम कलेक्ट करते हैं, और दूसरा जो फंक्शन है वो है एडवांसिंग द लोन्स. हम दूसरे लोगों को एडवांस करते हैं, क्या? लोन देते हैं ना उनको. तो ये जो डिपॉजिट्स होते हैं दीज आर रीपेबल ऑन डिमांड. यानी कि जब कभी भी हमारे जो कस्टमर हैं या हमारे जो बैंक के मेंबर्स हैं वो कभी भी उनको कैश की ज़रूरत हो और वो विड्रॉल के लिए आ जाएं तो हम उन्हें मना नहीं कर सकते. हमें वो एट द टाइम विड्रॉ उनको करने होंगे, मतलब उनको वो पैसा वापस करना होगा. रीपेबल ऑन डिमांड. हालांकि इतना डिटेल में हमें जाना नहीं है. क्या फंक्शंस हैं बैंकिंग के वो हम 12th क्लास में मनी एंड बैंकिंग चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में. यहाँ पर हमारा जो मेन सिलेबस का जो पार्ट है उसमें हमें सिर्फ यही डिस्कस करना है कि बैंकिंग क्या है एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है, तो बैंकिंग मैंने बता दिया कि बैंकिंग कंपनी इज ए कंपनी विच जनरली ट्रांजेक्ट्स द कैश, like it accepts the deposits and advances the loan for the investment or for any such other purposes. ठीक है. टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स की अगर बात करें हम कि कितने तरीके के टाइप्स होते हैं बैंक अकाउंट्स के, तो सबसे पहले हमारे पास होता है सेविंग बैंक अकाउंट. ठीक है, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट जिसे हम कहते हैं सेविंग अकाउंट इज जनरली मेंट फॉर हाउस होल्ड्स हु लाइक टू सेव अ स्मॉल अमाउंट फ्रॉम देयर इनकम. यानी कि जो भी उनकी इनकम हुई है उस इनकम में से कुछ अमाउंट अगर वो सेव करना चाहते हैं तो दे कैन डू सो विद द हेल्प ऑफ सेविंग डिपॉजिट अकाउंट. बैंक में उनको कौन सा अकाउंट खुलाना होगा? सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसे हम सेविंग अकाउंट भी कहते हैं. तो उस सेविंग अकाउंट में जो हाउस होल्ड्स होते हैं, ठीक है, तो वो हाउस होल्ड अपनी जो इनकम है उसका कुछ पार्ट सेव कर देते हैं फॉर फ्यूचर सेक, या फिर कह सकते हैं कि उनको फ्यूचर में कोई सिक्योरिटी या फिर इस पर्पस के लिए उनको सेव करना है किसी और अदर पर्पस के लिए. तो अगर उन्हें सेविंग करनी है तो वो कहाँ करेंगे? सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में. कौन करेंगे? हाउस होल्ड. क्लियर. ये सेविंग अकाउंट जो होता है वो हाउस होल्ड्स के लिए होता है. ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी लिमिट्स होती हैं कि आप इतना पैसा इतने टाइम पीरियड के अंदर जमा कर सकते हैं और लगा सकते हैं, फिर उसके बाद चार्जेस लगने शुरू हो जाते हैं. तो बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस होती हैं. ठीक है. सेविंग डिपॉजिट अकाउंट पर इंटरेस्ट, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट हाउस होल्ड्स को मिलता है. जैसे सपोज करो मैंने कोई पैसा अपना डिपॉजिट करवाया बैंक में, तो आई एम एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑफ नॉमिनल रेट दैट इज़ नॉर्मली 4% पर एनम. ठीक है, 4% पर एनम, जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से बहुत कम होता है, एफडी से बहुत कम होता है. ठीक है, तो सेविंग अकाउंट में इतना ही है. 2-3 बातें हमें इसमें रखनी है सेविंग अकाउंट में याद. सेविंग अकाउंट हाउस होल्ड्स के लिए होता है. ठीक है, सेविंग अकाउंट में हाउस होल्ड्स जो होते हैं वो अपने सेविंग्स यानी कि जो उनकी इनकम हुई है उसका कुछ पार्ट सेव करते हैं. इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं. लिमिटेशंस रिगार्डिंग द डिपॉजिट्स और विड्रॉल, कि इतने टाइम में इतने ही विड्रॉल कर सकते हैं, इतने डिपॉजिट कर सकते हैं. इससे ज़्यादा डिपॉजिट करेंगे तो चार्जेस वगैरह लगने शुरू हो जाते हैं. और इस पर नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है किसको? हाउस होल्ड्स को, उनकी सेविंग के ऊपर. ठीक है. नेक्स्ट है करंट डिपॉजिट अकाउंट. जैसे सेविंग अकाउंट जो था वो किसके लिए था? हाउस होल्ड्स के लिए. करंट अकाउंट किसके लिए होता है? बिजनेसमैन के लिए. बिजनेसमैन के लिए करंट अकाउंट इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि सेविंग बैंक अकाउंट में तो बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, कि लिमिट होती है कि एक सेट लिमिट के बियॉन्ड हम उसमें जो है विड्रॉ नहीं कर सकते या डिपॉजिट्स नहीं कर सकते. लेकिन करंट अकाउंट में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है. यू कैन विड्रॉ सो मेनी टाइम्स इन अ डे. यू कैन डिपॉजिट्स एज मच एज यू कैन इन अ सिंगल डे एज वेल. ठीक है, तो एक दिन में आप जितनी भी ट्रांजेक्शन करो कोई लिमिट नहीं है. सेकेंडली, यहाँ पर अमाउंट की भी कोई लिमिटेशन नहीं है. थर्ड,
जो ये करंट डिपॉजिट अकाउंट होते हैं इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, ठीक है। बैंकिंग जो होती है करंट अकाउंट में, वहाँ पर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बिजनेसमैन को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है करंट डिपॉजिट्स पर। रादर बैंक चार्जेस सम बैंक चार्ज फ्रॉम करंट अकाउंट होल्डर, यानी कि जो बिजनेसमैन जिनका करंट अकाउंट होता है बैंक उनसे बैंक चार्जेस लेते हैं, ठीक है, चार्ज करते हैं बैंक फीस। क्लियर। तो करंट डिपॉजिट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या डिफरेंस हुआ कि सेविंग तो हाउस होल्ड्स के लिए होता है, करंट बिजनेसमैन के लिए होता है। सेविंग पर नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। सेविंग अकाउंट में बहुत सारी बाउंडेशंस होती हैं रिगार्डिंग द डिपॉजिट्स और द विड्रॉल, यहाँ पर ऐसी कोई लिमिट्स नहीं होती हैं। तो मोटा मोटा सा यही डिफरेंस है। नेक्स्ट इज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ LIC। LIC का मतलब ये होता है कि फिक्स अमाउंट ऑफ मनी यू हैव टू डिपॉजिट इन ए बैंक आफ्टर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम रेगुलरली। तो इसको इसलिए रिकरिंग कहा जाता है। रिकरिंग जैसे हम रिकरिंग का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम तक, जैसे सपोज मंथली भी हो सकता है वो, या फिर वो क्वार्टरली भी हो सकता है, या हाफ ईयरली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है, ठीक है। फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जैसे सपोज करो, जैसे सुकन्या योजना है, बहुत सारी योजनाएं LIC जो होती हैं, इनमें हमें क्या करना होता है, हर महीने या हर 3 महीने में या हर 6 महीने में हर साल एक अमाउंट जमा करना होता है। सपोज करो मंथली 2000 रुपीज़ हर महीने मेरे को जमा करने, कितने साल तक, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 20। सपोज करो 2000 रुपये हर महीने, एक साल में कितने महीने हो गए, 12 महीने, 20 साल तक मुझे जमा करने हैं। 20 साल बाद सपोज करो मुझे 15 लाख रुपए जो है रिटर्न होंगे। इस तरीके की जो स्कीम्स होती हैं वो किस में आती हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग में मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, ठीक है, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक हमें बार बार डिपॉजिट करने होते हैं। जैसे हर महीने कि अब मैंने जैसे आज इंस्टॉलमेंट पे की है, सपोज करो आज है 7th of July, तो नेक्स्ट मंथ की जो 7th वो आएगी डेट, उसको मुझे क्या करना होगा, फिर डिपॉजिट करना होगा, यानी कि 7 अगस्त को, फिर 7 सितंबर को, फिर अक्टूबर में, इस तरीके से हर महीने। तो एक महीने के बाद मुझे हर बार क्या करना है, पेमेंट करनी है अपनी इंस्टॉलमेंट की, तो उसका मतलब तो हो गया रिकरिंग, ठीक है। और ये रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो होते हैं एक फिक्स पीरियड तक मुझे करने हैं, ठीक है। जैसे मान लो 20 साल तक मुझे हर महीने इतने पैसे देने एंड समथिंग लाइक दैट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में जो मैंने बैलेंस डाला हुआ है, पैसे जो जमा किए हैं, वो पेएबल होते हैं कब, एक एक्सपायरी ऑफ टेन्योर के बाद, यानी कि टाइम पीरियड के बाद, कि 20 साल बाद या 25 साल बाद या 15 साल बाद, लाइक दैट। तो अगर मैं उससे पहले पैसा निकालूंगा तो मुझे वो पैसा पूरा नहीं मिलेगा। बैंक डिडक्ट सम अमाउंट अकॉर्डिंग टू इट्स नॉर्म्स और टर्म्स एंड कंडीशन, एंड आफ्टर सच डिडक्शन माय बैलेंस विल बी पेएबल टू मी। बात आई ना बेटा समझ में कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में जो भी मैंने पैसा डिपॉजिट किया वो मेरे को वापस कब मिलेगा, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद। अगर टाइम पीरियड से पहले मैं पैसा निकालता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिडक्शन होने के बाद, यानी कि कट कर पैसा मिलेगा, पूरा पैसा नहीं मिलता है। और ये जो डिपॉजिट्स होते हैं चेकेबल डिपॉजिट्स नहीं होते हैं, यानी कि इनके अगेंस्ट हम किसी को चेक इशू नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हम इन्हें विड्रॉ भी नहीं कर सकते। इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पे जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट से ज़्यादा मिलता है, ठीक है बच्चे। सेविंग से ज़्यादा इंटरेस्ट हमें किस पे मिलता है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ये सबको ही पता है, एफडी भी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट की तरह है, लेकिन रिकरिंग में तो हमें हर महीने या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद एक पर्टिकुलर टाइम स्पेन तक जमा करना होता है। यहाँ पर हम वन टाइम पेमेंट करते हैं, यानी कि एक मुश्त पेमेंट करते हैं। कि जैसे सपोज करो आज 7th of July को मैं 5 लाख रुपीज़, ठीक है, जमा कर रहा हूँ कहीं किसी भी बैंक अकाउंट में, और ये 2020 की बात है, ठीक है। अगर मैं इसको सपोज करो 2035 यानी कि 15 साल बाद निकालता हूँ तो ये 5 लाख के मेरे 12 लाख हो जाएंगे,
ठीक है, तो इस तरीके की जो स्कीम है वो क्या होगी, फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी कि मेरे डिपॉजिट कैसे हो गए, फिक्स्ड हो गए। तो मैं 15 साल से पहले इनको क्या नहीं कर सकता, विड्रॉ, जैसे मैं रिकरिंग में भी नहीं करता था। रिकरिंग में तो मुझे हर महीने या हर क्वार्टरली या हाफ ईयरली या एनुअली पैसा जमा करना है, लेकिन यहाँ पर एक बार में ही पैसा जमा कर दिया और फिर एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद मुझे वो पैसा वापस मिलेगा। ये डिपॉजिट्स भी जो होते हैं ये नॉन चेकेबल डिपॉजिट है, यानी कि इनको हम निकाल नहीं सकते, इनके अगेंस्ट हम चेक इशू नहीं कर सकते। सेकेंडली, इन पर यानी कि फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाला इंटरेस्ट जो होता है वो भी सेविंग डिपॉजिट अकाउंट से काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारा जो बैंक होता है जहाँ पर हमने एफडी अकाउंट खोला है, उस बैंक को हमारा जो पैसा मैंने जमा किया 5 लाख रुपए लंबे समय तक यूज़ करने के लिए मिलेगा, क्योंकि मैं तो बैंक से निकाल नहीं सकता, तो बैंक मेरे उस पैसे को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक यूटिलाइज कर सकता है। नेक्स्ट है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज मोड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है। मोड्स, मोड्स मीन्स मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम। मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट को ही मोड्स बोलते हैं। मोड्स की फुल फॉर्म हो जाएगी मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम। क्लियर? तो ये मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट जो होता है ये क्या है, कॉम्बिनेशन है किस किस का, कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग प्लस करंट, सेविंग प्लस एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट का ये क्या है, कॉम्बिनेशन है, यानी कि जो हमारे डिपॉजिटर्स होते हैं या जो इस तरीके के अकाउंट होल्डर होते हैं उनको दो बेनिफिट मिलते हैं, यानी कि एक तो उनको सेविंग अकाउंट की सर्विसेज मिलती हैं और एफडी अकाउंट का भी उनको फ़ायदा मिलता है। एफडी अकाउंट का मतलब क्या है, फिक्स डिपॉजिट, जहाँ पर मेरे को क्या मिलता है, इंटरेस्ट रेट कैसा मिलेगा, हाई। तो यहाँ से तो मेरे को क्या हो गया, हाई इंटरेस्ट रेट, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ अगर एफडी अकाउंट खुलवाऊं तो मैं उस पैसे को निकाल नहीं सकता, मैं उसके अगेंस्ट चेक इशू नहीं कर सकता, तो इसीलिए सेविंग को मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। तो यहाँ पर ये क्या है, चेकेबल डिपॉजिट है, यानी कि इसके अगेंस्ट में क्या कर सकता हूँ, चेक इशू कर सकता हूँ। चेकेबल डिपॉजिट्स हुए ना। तो अगर मैं इसकी एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊँ तो होता कैसे है, सपोज करो जहाँ भी मेरा ये वाला अकाउंट है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम, उसमें मैंने कहा कि भाई मेरे दो अकाउंट होंगे, एक तो होगा सेविंग, दूसरा होगा एफडी। सेविंग की लिमिट मैंने रखी है सपोज करो 1 लाख रुपए, ठीक है, ₹1 लाख। तो ₹1 लाख का मतलब क्या है कि जब कभी मेरे इस सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए हो जाएंगे, ठीक है, सेविंग अकाउंट में कितने हो जाएंगे, 1 लाख रुपीज, उससे एक्सेस जो मनी होगी, सपोज करो मेरे 10 लाख रुपए 1 लाख रुपए इस अकाउंट में हो गए, मैंने और डिपॉजिट करवा दिया कितना, 10,000। तो वो 10,000 फिर यहाँ नहीं जाएगा, वो 10,000 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो मेरे एफडी में अब 10,000 हो गए, यानी कि जब मेरी एक स्पेसिफिक लिमिट क्रॉस हो जाएगी सेविंग अकाउंट की, तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ पहुँच जाएगी, एफडी अकाउंट में, ठीक है। एक तो बात ये होगी। दूसरा, 1 लाख से जब कभी यहाँ पैसा कम हो जाएगा, जब यहाँ 1 लाख रुपये से कभी भी पैसा कम हो जाएगा, सपोज करो यहाँ 90,000 हो जाते हैं, तो 90,000 हो गए 1 लाख से कम है, तो ऑटोमेटिकली एफडी अकाउंट में से वो पैसा कहाँ जाएगा, सेविंग अकाउंट में। अगर एफडी अकाउंट में पैसा है तो, अगर एफडी में है ही नहीं तो पैसा फिर तो आएगा ही नहीं। लेकिन अगर एफडी अकाउंट में मेरा बैलेंस पड़ा है तो ऑटोमेटिकली वो कहाँ पर आ जाता है, सेविंग अकाउंट में, ठीक है। अब इस चीज़ से क्या फ़ायदा हुआ, तो इस चीज़ से यही फ़ायदा हुआ, एक तो मेरे को जो मेरा एक्सेस मनी है उस पर मेरे को हाई इंटरेस्ट रेट मिलेगा, दूसरा मैं चेकेबल डिपॉजिट से इसके अगेंस्ट चेक भी इशू कर सकता हूँ, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो है वो ये कि मेरे चेक जो है वो डिसऑनर